हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब चाहे हम शॉपिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं या कहीं घूमने जाने की एक प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पर हर जगह हमें ये रेशो एंड प्रोपोर्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए इसे हम एकेडमिक्स में भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, उनका क्या यूज़ है, मगर मैं आपको बिल्कुल इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। हर चीज़ स्टार्ट से लेके एंड तक हम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे कि रेशो क्या चीज़ है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। सिंप्लीफाइंग एंड कंपेयरिंग रेशोज़ ये पढ़ेंगे। एग्जांपल्स कुछ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रोपोर्शन को समझेंगे क्या चीज़ है, डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ रेशो? तो कहता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज सिंपली। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कंपैरिजन क्या चीज़ है। जैसे अगर हम ये कहें कि सचिन तेंदुलकर का रोनाल्डो के साथ कंपैरिजन करो, तो क्या ये कंपैरिजन ठीक होगा करना? मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर रहे हैं और रोनाल्डो एक फुटबॉलर रहे हैं। जैसे एक इंजीनियर का पॉलिटिशियन के साथ कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग फील्ड के हैं। हाँ, हम दो क्रिकेटर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, करते भी हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें क्या होता है कि सबको एक जैसा पेपर मिलता है, फिर हम अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो हमें नंबर मिलते हैं। तो हमें कैसे मिलते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स। तो हमने क्या किया कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सबके लिए कॉमन रख दिया, कि हमने कहा ये एक पैरामीटर है और जो आपके आएंगे वो आपका कंपैरिजन हो गया। यानी कि कंपैरिजन जो हमें करना चाहिए वो लाइक क्वांटिटीज़ में ही करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सपोज आप गेम्स में बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो किसी वजह से, ठीक है, तो आपका पढ़ाई वाले के साथ कंपेयर करें, या कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा उसका गेम्स वाले के साथ कंपैरिजन करें, तो दोनों चीज़ें गलत हैं। मतलब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही गलत हैं। अब आगे क्या है कि इसका यूज़ क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। अब जैसे आप सपोज एक बहुत सिंपल सी चीज़ ले लो, जैसे बेकिंग, है ना, कि हमें सपोज कुछ बेक करना है तो हम उसमें एक रेशो रखते हैं ना, कि इतना फ्लोर होगा तो इतना इसमें चीनी डालेंगे। जैसे इवन चाय भी बनाते हैं, आपको दो लोगों के लिए चाय बनानी है तो आपको पता है एक आदमी के लिए 2 चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी, तो 2 के लिए आप 4 डाल दोगे, 3 के लिए 6 डाल दोगे। ऐसा नहीं होगा ना कि जब भी आप चाय बनाओगे, चाहे लोग कितने भी हों, तो आप उतनी चीनी डालोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। ठीक है, तो वहाँ भी हम रेशो देखते हैं कि एक आदमी में के लिए 2 चम्मच हमें शुगर चीनी डालनी है, तो 10 आदमी है तो 20 डालनी पड़ेगी, जिससे कि उसका टेस्ट वेरिएशन आए उसके अंदर। ऐसा ही होता है। जैसे बजटिंग है, बजट करते हैं हम, इनकम टू एक्सपेंस रेशो। जैसे हम घर का भी बजट बनाते हैं कि इतनी इनकम है, इतना पार्ट हम ग्रॉसरी में खर्च करेंगे, इतना मिसक्लेनियस में करेंगे, इतना फ्यूल में करेंगे, इतना स्कूल की फ़ीस में करेंगे, तो हम वहाँ भी करते हैं। जैसे आपने मैप्स देखे होंगे, तो मैप्स में क्या होता है कि इधर एक स्केल होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। आप ध्यान देना कभी अगर नहीं देखा होगा, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो मैप पर 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल ग्राउंड पर 200 किलोमीटर है। तो वहाँ भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं कि हमने एक मैप एक रेशो में बनाएंगे ना, कि जो एक्चुअल से भी मैच करे। ऐसा नहीं कि उसमें मैप में दिखाई दे रहा है कि ये इतना दूर है, तो अगर आप उसे मीज़र करोगे तो वो एक्चुअल में वैसा ही निकल कर आएगा। वहाँ भी इसका यूज़ होता है। आगे भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। थोड़े से और एग्जांपल्स भी हैं, क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा कब आएगा? जब आपको पता हो कि इसका यूज़ क्या है, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। वरना तो बोरिंग लगता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे ये मैंने कुकिंग का आपको पहले ऑलरेडी बता दिया।
अब जैसे प्रॉफिट शेयरिंग है, जैसे सपोज आप 2 फ्रेंड्स हो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे वाले ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो होगा क्या रूल के मुताबिक कि जो प्रॉफिट होगा तो आपको उसके 2 पार्ट मिलने चाहिए, क्योंकि आपने 2 हिस्से इन्वेस्ट किया है, उसको 1 पार्ट मिलना चाहिए क्योंकि उसने 1 पार्ट इन्वेस्ट किया है। तो यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 2:1 है, तो प्रॉफिट और लॉस भी जो आपको मिलेगा वो 2:1 में ही मिलेगा। वहाँ भी इसका यूज है। जैसे करेंसी एक्सचेंज है, जैसे $1 इज इक्वल टू सपोज हम कहते हैं कि 84 रुपीज़, तो उनका कितना हो गया रेशो कि अगर हम इसको डॉलर को उसमें करेंगे तो क्या आएगा, इंटू रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इंटू 84 करते रहेंगे, तो उसका रेशो क्या हो जाएगा 1:84 ऐसा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी इसका यूज़ होता है, साइंस एंड मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर पार्ट्स लेते हैं ना, एक रेशो लेते हैं कि कितना कौन सा केमिकल कितना लेना होगा। जैसे मेडिसिन की डोसेज भी जो डॉक्टर बताता है, ऐसा नहीं है कि कोई मान लो 20 साल का है उसको दे दिया 250 ग्राम का एक mg का मेडिसिन, तो छोटे बच्चे को भी 250 mg का, ऐसा नहीं होता। तो देखा जाता है ये कितना बड़ा है, इसको उसी रेशो में देंगे। जैसे बॉडी मास इंडेक्स है तो उसको भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट टू हाइट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो रेशियो को अब लिखते कैसे हैं और इसका मीनिंग क्या है, तो इसको हम 3 वेज में लिख सकते हैं। जैसे एक होता है यूजिंग अ कॉलन, जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि A इज टू B, तो इसका मतलब है कंपेयरिंग A विद B, यानी कि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ। जैसे मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो जो पहले वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इसमें एंटीसीडेंट। ठीक है, ये कभी कभी क्या करता है वो डायरेक्ट नहीं देता, ये इस वर्ड को बोल देता है और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है रेशियो को लिखने का है, या फिर इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो A/B, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इतने का पेपर हुआ इतने मुझे मिले, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। जैसे इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इफ़ अ बाउल हैज़ 5 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस, एक बॉल है उसमें 5 एप्पल रखे हैं और 2 ऑरेंजेस रखे हैं, तो रेशो कैसे लिख सकते हैं कि इनके बीच में 5:2 का रेशो है, या हम लिख सकते हैं 5/2 है, या लिख सकते हैं कि इनके बीच का रेशो अगर वर्ड्स में लिखना है इज टू 2 है। अब आपने एक चीज इसमें नोटिस करी होगी कि इसकी कोई यूनिट नहीं है, रेशो की कोई भी यूनिट नहीं है। रेशो की यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि रेशो मीन्स कंपैरिजन, और कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा लाइक क्वांटिटीज में ही होता है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ कि क्रिकेटर का कंपैरिजन फुटबॉलर के साथ नहीं हो सकता, सेम प्लेटफॉर्म की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अगर कोई ये कहता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आया, ठीक है, कौन सी क्लास में, उसने कहा 8th क्लास में फर्स्ट आया। दूसरा कह रहा है हमारा बच्चा भी फर्स्ट आया, उसने कहा किस चीज़ में आया, IIT में ऑल इंडिया रैंक 1 आया। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, सेम प्लेटफॉर्म की चीज़ों को ही हम कंपेयर करते हैं। तो जैसे हमें इसने क्या कहा, एक बाउल में 5 एप्पल्स हैं, यानी कि हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, नंबर्स को, ना कि एप्पल और ऑरेंजेस को। द रेशो ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स टू द ऑरेंजेस। जैसा आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा, लिखता है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। वो बॉयज इज टू गर्ल्स नहीं कहता, रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अगर कह भी देता तो अंडरस्टूड है कि वो नंबर की बात कर रहा है। तो है क्या कि सपोज हमने कहा कि एक कोई है अमित, उसके पास 10 रुपीज़ हैं, और एक सपोज विमल है उसके पास 20 रुपीज़ हैं। तो कह रहा है इनकी मनी को कंपेयर करो, और कैसे कंपेयर करो, अमित इज टू विमल।
तो इसका मतलब है अमित को कंपेयर करो विमल को बेस मानकर, ठीक है। इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, तो हम क्या करेंगे 10 रुपीज अपॉन 20 रुपीज, यही तो होगा। अमित और विमल का करेंगे तो रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 0, तो हम कहेंगे 1/2 और 1:2, 1:2। तो अब यूनिट सेम है इसलिए वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका कोई भी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इसको 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ रेशियोज क्या है? एक तो था पार्ट टू पार्ट रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपेयरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी कि एक ही चीज के डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करना। एग्जांपल से मैं बताता हूं कि जैसे लिखा यहां पर नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। एक क्लास है तो क्लास एज अ होल है, पूरी क्लास है, और उसमें बॉयज का रेशो गर्ल्स के साथ कितना 3:2, यानी कि हमने एक होल चीज को 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें कंपेयर कर दिया। और बढ़िया समझने के लिए इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, कहता पार्ट टू होल रेशो। पार्ट टू होल यानी कि एक कोई पूरी चीज है और उसमें से एक पार्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं मगर पूरे के साथ। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 था, तो अगर हमसे कहे कि गर्ल्स का बताओ टोटल स्टूडेंट्स के साथ, तो गर्ल्स तो कितनी थी 2 थी, गर्ल्स तो 2 थी, मगर टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट तो 3 नहीं थे ना, 3 तो बॉयज थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 3 + 2 5। तो ये एक डिफरेंस है। इसमें क्या किया हमने, बॉयज टू गर्ल्स रेशो निकाला, इसमें क्या किया गर्ल्स का रेशो टोटल स्टूडेंट्स के साथ निकाला। यानी कि जब ये हम कर रहे हैं पार्ट टू होल रेशियो, तो इसका मतलब है ये टोटल क्वांटिटी है हमारे पास, यानी कि ये वाला भी जो पार्ट है वो इसके अंदर है, वो इसी के अंदर ऐड हुआ है। तो ये एक डिफरेंस है पार्ट टू पार्ट रेशियो और पार्ट टू होल रेशियो का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बढ़िया समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन में आप तभी अटकते हो जब कंसेप्चुअल नहीं होते हो, यानी या कहीं उसके बेसिक्स में कहीं आप समझ नहीं पाए, तभी आपको प्रॉब्लम होगी, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ईजी है ये टफ है, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया हमने, मोहन हैव 20 रुपीज़, अमित है 50 रुपीज़ एंड अजय हैव 100 रुपीज़। तो हमें दिया है मोहन के पास 20 रुपीज़ है, अमित के पास 50 है और अजय के पास 100 रुपीज़ हैं। तो पहला चीज़ पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मनी ऑफ मोहन टू दैट ऑफ अमित। तो कह रहा है मोहन को अमित के साथ कंपेयर करो, मोहन को अमित के साथ। तो क्या हो जाएगा मोहन इज टू अमित। तो मोहन के पास कितने हैं 20 रुपीज़ हैं और अमित के पास कितने हैं 50 रुपीज़ हैं। तो कितना हो जाएगा 2:5 और हम लिख सकते हैं 2/5। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। फिर कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ मनी ऑफ अमित टू दैट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 3 पर्सन्स हैविंग। टोटल अमाउंट ऑफ 3 पर्सन्स हैविंग यानी कि इसको इंक्लूड करके। तो अमित का हमें निकालना है टोटल के साथ कंपैरिजन। तो अमित के पास कितने हैं, अमित के पास हैं 50 रुपीज़ और टोटल के साथ पूछा है, तो टोटल कितना है 20 इसके पास है, 50 इसके पास, 70 और 100 इसके पास है, तो 170। तो कितना हो जाएगा 5:17। यानी कि इस बात से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे मिलता है अगर अमित के पास 5 रुपए हैं तो एज अ टोटल तीनों के पास 17 रुपीज़ हैं। एक और चीज़ भी मिलती है, अगर हम 17 ऐसा ये टोटल है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि 12 रुपीज़ अदर्स के पास हैं, क्योंकि अमित के पास 5 रुपीज़ आ गए और टोटल तीनों का मिला के ही 17 है, तो बाकी के पास कितना हुआ 17 - 5। जो इसके पास नहीं है वो है
इसके पास 5 है ना और इसके पास 17 है, तो उनके पास कितने हैं, तो हमें ये बताना था। तो 5 इसके पास है, मगर इस टोटल में भी है ना इसका पार्ट, सॉरी वो गलत हो गया, वो इसके अंदर भी है ना इसका पार्ट, तो क्या आएगा, उनके पास कितना हो जाएगा कि 5 इसके पास है और 17 टोटल है, तो 12 उसके पास होगा, दूसरे वाले के पास। अब कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ मनी ऑफ अजय टू दैट ऑफ अमित एंड मोहन। अजय को अमित एंड मोहन के साथ बता रहा है, तो अजय के पास कितने हैं, अजय के पास हैं 100 और अमित एंड मोहन के पास कितने हैं मिला के 50 और 20 70, तो इसका ये हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। सिंपली क्या करना है हमें, रेशो में कंपैरिजन करना है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे एक ये ग्राफ से दिखाया हुआ है, अ मैन अर्न सम मनी एंड स्पेंड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स एज शोन, कि एक आदमी है वो कुछ पैसे कमाता है और वो ऐसे ऐसे इन रुपीज़ में है, ये ऐसे ऐसे खर्च करता है। जैसे ग्रोसरीज में 5000 रुपीज़ खर्च करता है, इसमें ये स्कूल फीस में 4000, एंटरटेन में 2000, फ्यूल में 2000, ऐसे करके ये खर्च करता है। अब आपसे कितने क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, कहेगा फ्यूल और सेविंग का रेशियो बताओ, तो फ्यूल कितना है 2000, सेविंग कितनी है 4000, तो ये 2000 अपॉन 4000, तो 2:4 या 1:2 या 1:1/2 या 1:2, ऐसे आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है वो। तो ओवरऑल क्या समझ में आता है कि रेशियो क्या है, एक सिंपलेस्ट कंपैरिजन है बिटवीन 2 और मोर लाइक क्वांटिटीज, 1 2, क्योंकि कंपैरिजन के लिए एक और तो चाहिए ना कम से कम, तभी हम कह रहे हैं बिटवीन 2 और मोर। अब सिंपलेस्ट क्यों कह रहे हैं, देखो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इसको बिल्कुल सिंपल बताया ना, इससे छोटा ये बन ही नहीं सकता है, तो ये सिंपलेस्ट कंपैरिजन हो गया। अब आगे क्या है कि डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इन पर्टिकुलर रेशियो, कि अब क्या है थोड़ा इसका उल्टा है कि एक क्वांटिटी है उसे रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं हम। जैसे हमसे कहा 1200 को 2:3:7 में डिवाइड कर दो, यानी कि 1200 के 3 टुकड़े कर दो, कि पहले वाला अगर 2 है तो दूसरे वाला 3 और तीसरे वाले को 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास कितना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, पहला पार्ट 2 है, सपोज उसे 2x कह देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो ये 2 रुपीज़ नहीं है ना, समथिंग होगा, तो ये 2x है, दूसरे वाला 3x है, तीसरे वाला 7x है, तो कितना हो गया टोटल 12x। इसका मतलब है टोटल हमारे पास 12x है और 12x कितना दिया हुआ है 1200, ये तो टोटल हो गया ना जितना है, तो x कितना आ गया 100, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 700। तो हमने ऐसे करके इसके पार्ट्स कर लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आए, अगर हम डिवाइड रुपीज इतना इन सच अ वे दैट ए रिसीव ट्वाइस ऑफ बी एंड सी रिसीव्स ट्वाइस ऑफ ए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है डिवाइड रुपीज दिस बिटवीन ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज दिस 1:2 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज दिस। अब होता क्या है कि जैसे ही आप लोग इन चीज़ों को देखना शुरू करते हो तो फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये हमें सीधा क्लियरली ये रेशियो दिया है। यहाँ पे ये क्लियरली नहीं बोल रहा है, वो घुमा रहा है उस चीज़ को, हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो अब हम ट्रैप से निकलेंगे कैसे, क्योंकि अगर हमें सिंपली रेशियो दे देगा तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे और हम इजीली सॉल्व कर देंगे। अब हमसे कहे 2000 को डिवाइड कर दो 2:4 सपोज 6 में, या कोई भी रेशियो दे, है ना, तो बहुत इजीली कोई भी कर देगा। तो क्या करता है, हमें घुमाता है, एग्जामिनर जो होता है या क्वेश्चंस जो होते हैं वो घुमाते हैं। तो हम उस ट्रैप से कैसे निकलें ये मैं आपको अब सिखाऊंगा कि आप ट्रैप से निकलोगे कैसे, हाउ टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ द क्वेश्चंस, कि आप कैसे निकल पाओगे। तो ये हमारा सबसे पहला ट्रैप है जो वो डालता है हमारे ऊपर,
अब कहता है डिवाइड ₹310 अमंग ए बी एंड सी इन अ वे दिस, वो ऐसे कहेगा और डायरेक्टली नहीं कहेगा इसको डिवाइड कर दो 2:2 इतने 2 इतने में, इतना कहेगा तो आप तो इसके हिस्से फटाफट कर दोगे। वो ऐसा ट्रैप आपके ऊपर लगाएगा। अब इससे कैसे निकलना है? अब इसको एक हाइडिंग मेथड भी कहते हैं। वैसे तो इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, पर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा एकदम। अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि अगर आपको कोई ये बता दे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे इजीली, फिर तो आपके लिए कुछ रहा ही नहीं। मगर इसने तो ऐसा नहीं दिया ना, ऐसा दे दिया, तो हम इसको ऐसा बना दें तो बड़ा आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम कैसे करेंगे? देखो, अब आपको A:B:C चाहिए। अगर आपको A निकालना है, तो आप A को इसके कोफिशिएंट के साथ, जो नंबर लिखा उसके साथ हाइड कर लो। तो नंबर कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 और 5। जब आपको A निकालना है तो A को हाइड करो, तो 3 और 5 दिखाई दे रहा है। तो 3 × 5 कितना होता है? 15। तो ये तो हो गया A। अब आपको निकालना है B। जब B निकालना है तो B वाले को हाइड कर दो, तो बचा कौन? 2 और 5। तो 2 5 जा 10। अब आपको निकालना है C, तो C निकालना है तो C को हाइड करेंगे, जो निकालना है उसी को ही हाइड कर देंगे हम। तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया 15:10:6 और 3 इसे और तो शॉर्ट नहीं कर सकते। अब आप इसे डिवाइड कर लोगे आराम से। तो ये कितना हो गया टोटल हमारे पास? 15x 10x प्लस 6। तो ये हो गया आपका 15 10 25 और 31x हो गया ये टोटल। अब 31x आपको दिया ही है 310, तो x कितना आ गया? 10। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? 15 × 10 150, और ये कितना हो गया? 10 × 10 100, और ये कितना हो गया? 6 × 10 60। तो हो गया डिवाइड। तो ट्रैप ये है, टारगेट हमारा ये है। तो इससे हम यहाँ पर आ गए तो क्वेश्चन में कुछ फिर उसके बाद रह नहीं जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये आएगा आपका। ठीक है, फिर ये आएगा दूसरा ट्रैप, दूसरे टाइप का ट्रैप जो आपको फंसाएगा। वो कहेगा डिवाइड रुपीज, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो बहुत आसान ही लिया है, क्वेश्चन तो सारे आसान है ना, वो ट्रैप बिछाता है, उससे बाहर निकलना होता है। तो डिवाइड रुपीज दिस बिटवीन A, B एंड C इन सच अ वे दैट A:B is 2:1, B:C is 3:2। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा बना देता कि A:B is C दे देता आपको, ठीक है, A:B:C अगर हम दे देते, शायद यहीं पे, हाँ ये नहीं, जो हमने पहला एक क्वेश्चन किया था शायद इसमें था, जो डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब स्टार्टिंग में ही कि डिवाइड करो उसे, तो बड़ा आसान हो जाता। अगर आपको ये ऐसा दे दे तो आप तो डिवाइड कर दोगे ना बड़ा इजीली, मगर इसने डायरेक्टली नहीं कहा, ऐसा कह दिया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आ जाएंगे। हमें A:B दिया है 2:1 और B:C दिया है 3:2। तो A,B,C और हमें निकालना है। तो हम A:B ये है 2:1 और B:C 3:2 है, हमें निकालना ये है। तो कैसे निकालेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 और इसको इसके साथ करो 2। तो ये रेशो हो गया 6:3:2। इसे ऐसे डायगोनली ऐसे करना है, ऐसे B के लिए ये, C के लिए ये, 6 3 और 2 आ गया हमारा। तो कितना हो गया? 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि टोटल जो पार्ट हो गए 11 हो गए। यानी कि ये मनी जो है 11 पार्ट्स में डिवाइड होगी तो एक पार्ट निकल जाएगा। तो 11x कितना आ गया? 110। तो x कितना हो गया आपका? 10 हो गया। अब x 10 हो गया तो ये 6 पार्ट्स लेके बैठा हुआ है पैसा, तो इसको कितना मिल जाएगा? 6 10 जा 60। इसको कितना मिलेगा? 3 × 10 30। इसको कितना मिलेगा? 2 × 10 20। तो ये हमने निकाल लिया इजीली। बस हमें क्या करना है? उस ट्रैप में नहीं फंसना, हमें तरीका आना चाहिए कि ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है। ये तीसरे टाइप का ट्रैप है जो आपको दे सकता है कि A B दिया होगा क्वेश्चन में, BC दिया होगा, CD दिया होगा और कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा या डायरेक्टली ये भी पूछ लेगा। तो हमें तो कहाँ घूमना है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी दे वो, अगर हमें उनका रेशियो पता है तो क्वेश्चन वो सॉल्व होना ही होना है।
तो हम इसको कैसे निकालते हैं, हम इसको ऐसे निकालते हैं कि ए बी सी और डी, 4 है ना इसमें कंपोनेंट, तो ए बी का रेशियो कितना है 2:3, बी और सी का कितना है 5:4, सी और डी का कितना है 3:2। हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए A:B:C:D, तो हम कैसे निकालेंगे, ए को कैसे निकालेंगे कि आप ऐसे, इसे मैं छोटे वाले लेटर से बता देता हूँ ए के, तो ये ए हो गया, ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 3। जब हमें बी निकालना होगा तो ये ऐसे, तो ये हो गया 3 × 5 × 3। जब हमें निकालना होगा सी तो ये ऐसे, तो कितना हो जाएगा 3 × 4 × 3। और जब हमें डी निकालना होगा तो ए की तरह सीधा, तो डी के लिए 3 × 4 × 2। तो ये वाला हो गया ए, और ऐसे हो गया बी, और ऐसे हो गया सी, और डी के लिए ये हो गया। अब ये रेशियो आ जाएगा इसको सॉल्व करके। अब 3 तो इसमें सब में दिखाई दे रहा है, 3 3 3 3, तो इसको तो यहीं पे शॉर्ट आउट कर दो। अब 2 5 5 4 3 और नहीं होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो ये ए और बी सी और डी इनका रेशो इतना आ गया। क्वेश्चन कुछ भी दिया हो तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट ट्रैप है, वो कहेगा A/B इज 2/3, ठीक है, तो इज टू 3/5, यानी कि कहने का मतलब है वो कह रहा है ये इतना है तो B कितना है 3/5, और 2/3 इज टू 3/5, ठीक है। और B/C जो दिया है, अगर ये 5/2 है तो ये यहाँ पर C 4/3 है। कह रहा है A इज टू B इज टू C निकालो, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि आप एक नंबर ढूंढ लो ऐसा, जैसे 2/3 और ये 3/5 है, तो हम क्या करें कि इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि डिनोमिनेटर गायब हो जाए, तो वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 3 और 5 का, तो इसे इंटू 15 कर दो और इसे भी इंटू 15, क्योंकि हमने जो रेशियो वो नहीं बिगाड़ा, इसको भी 15 से किया तो इसको भी 15 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, तो ऐसा आ गया ये, ठीक है। इसी चीज को अगर आप ऐसे देखो कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9, ऐसा ही अगर हम बी और सी में देखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जो इनका एलसीएम है, तो क्या होगा 5/2 और ये 4/3 है, इसे इंटू 6 करेंगे और इसे भी इंटू 6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, तो ये ऐसे में आ गया भाई। अब आपको क्या पता चल गया, A इज टू B, B इज टू C, फिर तो आप जानते ही हो जो मैं पहले मेथड बता चुका हूँ, आप इजीली उससे कर लोगे इसे, तो आप ट्रैप में नहीं फंसने वाले। तो हम कुछ बहुत इजी से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको हर टाइप का रेशियो का क्वेश्चन अवेलेबल होगा जो ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी तो मेरा ध्यान कंसेप्ट बिल्डिंग पर है इस वीडियो में, फिर भी करते हैं कुछ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:3। तो वो ये कह रहा है, इसका थोड़ा कलर बदल लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ, वो कह रहा है लेंथ और विड्थ का रेशियो जो है वो 5:3 है, यानी इसका मतलब है अगर लेंथ 5x है तो ये 3x है। तो देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये x क्यों लगा देते हैं इसके अंदर। अब जब ये आ गया तो बता देते हैं। अब आप एक चीज सोचो कि सपोज हमसे कहता है कि दो नंबर्स हैं, एक 25 है
एक 25 है और एक है 15, इनका रेशियो बताओ। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 25/15, 5 3 जा 15, 5 5 जा, और लिख देते हैं 5/3 या 5:3। अब हमने किया क्या, एक्चुअल में तो ये नंबर 5 और 3 नहीं है, एक्चुअल में तो 25 और 15 है। तो हमने इसे किससे कट किया, 5 से। तो ये जो कॉमन नंबर है जो जिसने इनको सिंप्लीफाई किया, तो वो कौन सा नंबर है, 5 है। तो ये जो x है ना, ये वही है, ये जो x है वो वही नंबर है। हम इसको रेशियो को ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, उस x को वापस लिख देते हैं। हम कहते हैं कि ये नंबर एक्चुअल में इतना होगा, 5 इंटू जो भी आएगा एक्चुअल में इतना होगा, ये इसका रीज़न होता है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो 5x और 3x लेंथ कर लिया हमने। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, वो कहता है लेंथ को अगर मैं 2 यूनिट बढ़ा दूं तो न्यू रेशियो आ जाएगा 7:3, 7:3। तो अभी लेंथ 5x है, ठीक, हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो मैं यहाँ 2x नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 यूनिट्स बढ़ाया मैंने, ठीक है। और ब्रेथ तो चेंज नहीं हो रही, 3x है। तो कह रहा है अब जो नया रेशियो आएगा, यानी कि अब तो नया बना दिया ना हमने इसे, ये जोड़ के हमने रेशियो को चेंज कर दिया। वो कह रहा है 7:3 हो जाएगा। तो ओरिजिनल लेंथ बताओ, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इससे तो ये कैंसिल हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5x + 2 = 7x। तो ये कितना आएगा, माइनस का 2x = -2, तो x = 1। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 × 1, और ये कितनी हो जाएगी, 3 × 1। तो लेंथ हो गई 5 और ब्रेथ हो गई 3। अब आप खुद ही देख लो, अगर मैं ये 2 यूनिट बढ़ा दूंगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 3, तो 7:3 हो जाएगा, होगा ना ऐसा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज 17:19। कि ए और बी एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हैं, उन्हें जो टाइम लगता है वो 17 और 19 के रेशियो में है। यानी कि इसका मतलब है, सपोज कि इसको 17 मिनट्स लगते हैं तो इसको 19 मिनट्स लगते हैं। अगर मैं इसको 17 मिनट कहूँगा तो इसे मैं कहूँगा 19 मिनट। अगर मैं इसको कहूँगा 34, यानी कि मैंने क्या किया, इसका डबल कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि जब इसे 34 मिनट लगेंगे तो इसे ये 38 आएगा, 38 मिनट्स इसको लगेंगे, ऐसा होगा। तो कहता फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पीड। अब देखो ये समझ वाला क्वेश्चन है, इसमें करना तो कुछ है नहीं। अब जिसको टाइम कम लगता है किसी जगह पे पहुंचने में, इसका मतलब वो तेजी से चलता है, ज़्यादा तेज चलता है, तो उसको टाइम कम लग रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 50 की स्पीड से जाता हूँ, सपोज 50 km/h, मेरा टारगेट मान लो कि 200 किलोमीटर का है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, ये मेरी स्पीड हो गई और ये मेरा टाइम हो गया। तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स लगेगा। 50 × 4 200। अगर मैं स्पीड 100 कर देता हूँ तो कितना लगेगा, 2 आवर्स। हमने क्या किया, स्पीड को डबल कर दिया, तो टाइम मेरा कितना हो गया, हाफ। ये हम प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे अभी आगे कि ऐसा क्या क्या है इनके बीच में रिलेशन। तो ये हाफ हो गया। अब आप सोचो कि 17:9 इनका टाइम टेकिंग है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, जो इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे हम पढ़ाएंगे क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, x is to y is this, y is to z is this. If x is equal to 72, then what is the value of z? अब फिर वही कहानी आ गई, x और y दे दिया, y और z दे दिया, ठीक है। तो हमें बतानी है यहाँ पे वैल्यू z की। तो x और y का रेशियो है 4:7।
4:7 और y और z का कितना है 9:7। तो x कितना हो गया 4 9 जा 36, ये कितना हो गया 63, अभी मैं सिखा चुका हूँ 7 7 जा 49। अब x है 72, यानी कि 36 पार्ट जिसके पास है उसकी एक्चुअल वैल्यू 72 है। तो हम क्या करेंगे 36x = 72, ऐसा ही तो करते हैं। और तो 49 वाला कितना हो जाएगा 36x 72 है तो x कितना आया 2, तो इसको भी क्या करेंगे इंटू 2, भाई ये इसका डबल है ना, तो ये भी इसका डबल हो जाएगा। तो इसका डबल निकालना है तो 50 का होता है तो 100, तो ये 98 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी जगह पे पूछा जाता है। A bag contains 50 पैसे 1 रुपी एंड 20 रुपी कॉइन्स इन द रेशो 2:3:4। कह रहा है एक बैग है, उसमें 50 पैसे के कॉइन हैं, 1 रुपी वाले कॉइन हैं और 2 रुपी वाले कॉइन हैं। वो भी किस रेशो में 2:3:4। इसका मतलब क्या है, अगर 2 कॉइन 50 पैसे के होंगे तो उसी समय 3 कॉइन 1 रुपये के होंगे और 4 कॉइन 2 रुपये के होंगे। वो कहता है अगर टोटल अमाउंट बैग में 240 रुपीज़ है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, इसी पर चल लेते हैं हम। 2 कॉइन्स 50 पैसे वाले होंगे तो हमारे पास रुपीज़ में कितना आएगा 1 रुपी। 3 कॉइन्स 1 रुपी वाले होंगे तो कितने होगा 3 रुपीज़, और 4 कॉइन 2 रुपीज़ वाले होंगे तो 8 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि 3 4 और 8 12 रुपीज़, कि 12 रुपीज़ के अंदर 2 कॉइन इसके हैं, 3 इसके हैं, 4, क्योंकि अभी तो मैं 2 इसके मान के चल रहा हूँ, 3 इसके और 4 इसके, तो 12 रुपये जनरेट हो जा रहे हैं। तो 12 रुपये इस हिसाब से हो रहे हैं, मगर मुझे कितने करने हैं 240। तो 12 रुपीज़ में कितने कॉइन्स हैं 4 3 7 8 9, इतने ही तो कॉइन है। तो 240 में पूछा है, तो 240 में पहुंचने के लिए मुझे ऐसे ऐसे कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे 20 राउंड्स लगाने पड़ेंगे ना। 12 रुपीज़ को 240 बनाने के लिए 20 टाइम्स करना पड़ेगा, तो कॉइन्स भी तो फिर उसी हिसाब से 20 टाइम्स होंगे, तो कितना हो जाएगा 180। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 रुपीज़ में ऐसे भी कर सकते थे, 12 रुपीज़ में 9 कॉइन, 1 रुपी में 9/12 और 240 में 9/12 इंटू 240, जो यूनिटरी मेथड है उससे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये भी काफ़ी आता है, इफ़ m इज़ टू n इज़ दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अगर m और n का जो रेशो है 7:4 है। अब इसको करने के कई सारे मेथड्स हैं, मगर जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो क्या है, वो क्या कहता है रेशो कि m अगर 7 है 7 है तो उसकी जगह n 4 होगा, तो इसमें पुट कर दो। तो 7m + 4n, तो कितना हो जाएगा 7 × 7 + 4 × 4 और इज टू 7 × 7 और 4 × 4, ये माइनस है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49 + 16 और ये हो जाएगा 49 - 16, ये रेशो है। तो 9 and 6 15, 4 5 6 65 और ये हो गया 9 - 6, ये आ गया 3 और 4 - 1 आ गया 3, तो 65:33। इजी क्वेश्चन है। आगे कहता है अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स अ पार्ट ऑफ इट। एक आदमी कुछ इनकम करता है, कुछ खर्च करता है और कुछ बचा लेता है। द रेशो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग इज 13:3। कहने का मतलब ये है कि अगर वो खर्च करता है 13 रुपये तो सेव करता है 3 रुपीज़। इफ हिज मंथली इनकम इज 4800, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग, कि वो सेव कितना करता है। भाई इतने तो वो खर्च करता है और इतने वो बचाता है, ये रेशो है ना।
तो इसका मतलब है इनकम कितनी है उसकी, जो इनकम है इतने आपने खर्च किए इतने बचाए, तो इनकम कितनी रही होगी इन दोनों का एडिशन 16। इसका मतलब है 13x अगर खर्चा है तो 3x सेविंग है, इनकम 16x है, मगर यहाँ इनकम कितनी दी है 4800, तो इसका मतलब है 16x इज इक्वल टू 4800, तो x कितना आ जाएगा 4800 अपॉन 16, तो 300 आ गया। यानी कि वो जो नंबर था जिसने इनको कट करके ऐसा बनाया था वो 300 था। तो इसका मतलब है एक्सपेंडिचर कितना हो गया 13 इंटू 3, 39 और 2 0, और ये कितना हो गया सेविंग 3 इंटू 3 9। तो ये हमने निकाल लिया, सेविंग इतनी एक्सपेंडिचर इतना। अब देखो एजिस के, देखो मैं आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस मैं अलग अलग टाइप के ले रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका यूज़ कितना ज़्यादा है। ठीक है, हमने एक छोटा सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी ले लिया, कॉइन्स वाला भी ले लिया, ठीक है, एक्सपेंडिचर का भी क्वेश्चन ले लिया। अब हमारे सामने ये एक एज वाला प्रॉब्लम आ गया, तो इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो कहता है प्रीति इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड रितु इज 60 ईयर्स ओल्ड, यानी कि प्रीति की एज 40 ईयर्स है, रितु की 60 ईयर्स है। हाउ मैनी ईयर्स एगो द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज 3:5। वो कहता है कितने साल पहले इनकी जो एज का रेशो था वो 3:5 रहा होगा। अब एक साल पहले प्रीति की एज भी 1 साल कम है, तो इसकी भी तो 1 साल कम रही होगी। हमें नहीं पता कब रहा होगा ये रेशो, मगर हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज x ईयर्स पहले रहा होगा ऐसा, द रेशो वॉज 3:5 ऐसा मान लेते हैं। तो अगर हमें अभी तो रेशो इनका कितना है 2:3 है, तो अब हमें देखना कब रहा होगा, तो इसकी एज में से x निकाल देते हैं और यहाँ से भी x निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस एज में से x निकालें, x साल पहले की बात कर रहे हैं, तो x साल पहले प्रीति की एज इतनी रही होगी और रितु की एज इतनी रही होगी, और ये रेशो कितना चाहिए हमें 3/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 200, 5x, और ये कितना आएगा 3 × 60 180 और -3x। तो इसको इधर ले आते हैं, 200 - 180 20, और ये उधर जाएगा प्लस में 5x - 3x + 5x कितना हो जाएगा 2x, तो x कितना आ गया 10। तो 10 ईयर्स पहले ऐसा होगा, आज से करके देखते हैं। जो आज 40 का है वो 10 ईयर्स पहले कितने का था 30 का, जो आज 60 का है वो 10 ईयर्स पहले कितने का था 50 का। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3:5 ही आता है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो मिक्सचर एलिगेशन आ गया, वहां भी इसका यूज है। ये कहता है इन अ मिक्सचर 60 लीटर्स, इन अ मिक्सचर ऑफ होना चाहिए 60 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिल्क एंड वाटर इज 2:1। अगर 60 लीटर का एक मिक्सचर बनाया है, दूध वाले ने क्या किया पानी मिला दिया दूध में, तो 2:1 का रेशो है, यानी कि 2 पार्ट इसमें मिल्क है और 1 पार्ट इसमें वाटर है। वो कहता है इफ दिस रेशो इज टू बी 1:2, वो कह रहा है कि इस रेशो को हमें 1:2 रखना है, 2:1 नहीं रखना। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड, यहाँ तो दूध ज़्यादा पानी कम है, अब वो कह रहा है दूध कम कर दो पानी ज़्यादा कर दो, तो कितना पानी ऐड किया जाए। अब हम इसमें देखते हैं, तो 2:1 में ना, तो 60 को 2:1 में डिवाइड करना है, तो इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे पहले तो, क्योंकि 2 हिस्से इसके पास हैं, एक ये 3, तो 1 पार्ट कितना होगा 20, तो 2 पार्ट्स यहाँ हैं, तो 40 लीटर तो मिल्क है और 20 लीटर पानी है। वो कह रहा है इसमें कितना पानी ऐड कर दें कि ऐसा हो जाए। तो अब आप इसमें कैच क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, कि आप इसमें ऐड क्या नहीं कर रहे हो, मिल्क नहीं ऐड कर रहे, यानी कि मिल्क तो उतना ही रहेगा ना, आप तो पानी ऐड करोगे ना, मगर अब जो है मिल्क वो 1 है तो पानी 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है नए मिक्सचर के हिसाब से 1 पार्ट 40 लीटर होना चाहिए, तो 2 पार्ट कितना होना चाहिए उसके हिसाब से 80 लीटर होना चाहिए,
क्योंकि जब एक हिस्सा आपके पास है और वो 40 लीटर है तो दो हिस्से कितना हुआ, 80 लीटर, 80 लीटर होना चाहिए। तो अभी आपके पास वाटर कितना था, 20 लीटर, और वाटर चाहिए कितना ऐसा करने के लिए, 80 लीटर। तो ऐड कितना करना पड़ेगा आपको, 80 माइनस 20, 60 लीटर ऐड करना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। मैं मतलब आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये कहता है ए इन्वेस्ट ₹20,000 इन अ बिजनेस, बी इन्वेस्ट ₹30,000 एंड सी इन्वेस्ट ₹50,000। आफ्टर अ मंथ बिजनेस अर्न ₹10,000। 3 बिजनेस पार्टनर थे ए, बी एंड सी, तो उन्होंने 20,000 लगाए इसने, और इसने लगाए 30,000, और इसने लगाए 50,000 एक बिजनेस में। तो भाई जितने तुम पैसे ज़्यादा लगाओगे बिजनेस में फ़ायदा होगा उतने आपको मिलने चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इन तीनों ने मिलकर 9,000 कमाए, 3-3 हज़ार रुपये बांट लो। भाई जिसने जितना ज़्यादा पैसा लगाया उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, सिंपली कॉमन सेंस की बात है। तो इनका ये क्या हो गया, ये है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आया, इनको सबको डिवाइड कर देंगे, 10,000 से कर देते हैं, तो ये 2:3:5 ये आ जाएगा। ये तो आप जानते हो, इसे कट करके ये आ जाएगा। तो इस रेशियो में ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना प्रॉफिट है, 10,000, तो 5, 3, 8, 10, यानी कि 10 पार्ट्स टोटल है। तो 10 पार्ट्स किसके बराबर है, 1000 के, 10,000 के। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1000। तो इसके हिसाब से 2,000 रुपये इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, और 5,000 हम इसको दे देंगे। ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने इतने ही लिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें छोटी मोटी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बची हुई। एक होता है डुप्लीकेट रेशियो। इसका मीनिंग क्या है, सपोज A:B 2:3 है, वो कह रहा है कैलकुलेट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, या फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि वो ये कह रहा है A²:B², तो कितना हो जाएगा, 4:9। यानी कि डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो गिवन रेशियो का स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट निकालना है तो क्यूब। A:B इतना है, ट्रिप्लीकेट निकालना है तो A⁴:B⁴। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2 8, और ये 3 × 3 × 3 27। अब कहता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब उल्टा होगा इसका, डुप्लीकेट का उल्टा। तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। सपोज उसने कहा 4:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इनका अंडर रूट निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2:4 या 1:2। ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, इसका उल्टा ट्रिप्लीकेट का, तो क्यूब रूट निकाल देंगे। उसने कहा कि 8:, सपोज 27 है, इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालो रेशियो, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे हम। क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब रूट ऑफ 27, तो ये 2:3, इसका क्यूब रूट 2, इसका 3 हो जाएगा। अब एक है कंपाउंड रेशियो, जैसे उसने कहा A:B 3:2 है, ठीक है, C:D 2:1 है। कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो ये वाले पार्ट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट, ये क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तो यानी कि एंटीसीडेंट जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इज़ टू हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट का जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ के हिसाब से क्या आएगा, 3 × 2 = 6, और 2 × 1 = 2। तो ये क्या हो गया, इनका कंपाउंड रेशियो हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेशियो में इतना ही था। अब प्रोपोर्शन का नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बेसिक लेवल पे तो नहीं, पर जब आप एडवांस कुछ पढ़ते हो तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो कहता है व्हाट इज अ प्रोपोर्शन, आगे लिखा है इक्वल रेशियोज इन एक्शन। तो यहाँ एक एग्जांपल से समझाया है, अ रेसिपी फॉर 4 पीपल्स रिक्वायर 2 कप्स ऑफ फ्लोर। एक कुछ हम बना रहे हैं 4 लोगों के लिए, उसे 2 कप फ्लोर चाहिए बनाने के लिए। तो हाउ मच फ्लोर इज नीडेड फॉर 8 पीपल, तो 8 के लिए कितना होना चाहिए। अब आप एक चीज़ बताओ कि जब हमने यहाँ पर बनाया
4 लोगों के लिए 2 कप चाहिए था और वही चीज़ हमें बनानी है 8 लोगों के लिए। तो 4 लोगों के लिए 2 चाहिए, तो 8 लोगों के लिए कितना चाहिए? उसका आधा, जितने लोग हैं उससे आधा है। ये 4 हैं तो ये 2 है, 8 है तो वो कितना होगा? 4 होगा। अगर हम देखें कि यहाँ पीपल हैं 4 और फ्लोर रिक्वायर्ड इज 2, यहाँ पीपल जो हैं वो 8 हैं और फ्लोर रिक्वायर्ड कितना आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी 2 1 2 2:2, यानी कि रेशियो जो है वो सेम रहेगा। वही चाय वाला एग्जाम्पल आ गया कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे उसी रेशियो में आपको चीनी भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो ये क्या कहता है? बहुत सिंपल बात कहता है, अ proportion state two ratios are equal, it shows equivalent relationship, proportions are written as a by b is to c by d। अगर आपके पास रेशियो दिए गए हैं, वो कहता है कि अगर a is to b इज इक्वल टू c इज टू d है, यानी कि जैसा रिलेशन a का यहाँ पर b के साथ है वैसा ही रिलेशन c का यहाँ पर d के साथ है, तो इन चारों क्वांटिटीज को a b c d को प्रोपोर्शन में बोला जाएगा। यहाँ पर आपने 4 लोगों के लिए चाय बनाई तो उसी हिसाब से चीनी डाली, यानी कि 4 लोगों के लिए 8 चम्मच, तो यहाँ 10 लोगों के लिए 20 चम्मच। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया? यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, तो ये चारों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शंस में बोली जाएंगी। और इसको हम जो डिनोट करते हैं प्रोपोर्शन को, वो हम इस सिंबल से करते हैं। अब इसमें क्या है? अगर ऐसा है, आप यहीं पे देख लो, अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हैं तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म होती हैं, अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हैं, जैसा कि मैं यहाँ लिख के अगर आपको बताऊं कि a इज टू b इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d, तो ये और ये टर्म जो आखिरी कोनों में लिखी हुई हैं इसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं और इनको मीन्स बोलते हैं। वो कहता है फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि a और b में रेशो, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, जगह बची नहीं है। तो वो कहता है कि a इज टू b जो है वो 3:4 है और c इज टू d जो है वो 6:8 है। तो होगा क्या कि ये 3:4 है इज प्रोपोर्शनल टू 6:8। मैं इसे कब कह सकता हूं? जब इनके बीच में रिलेशन एक जैसा होगा। अब देखते हैं कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 24। इसका भी मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 24। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है, तो वो 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होंगी। अब इसके टर्म्स कुछ इससे रिलेटेड हैं। क्या मीनिंग है? इफ a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d, यानी कि जैसा रिलेशन a और b का है वैसा रिलेशन c और d का है, तो जो d है, ये जो d है उसको हम बोलते हैं 4th प्रोपोर्शन टू abc, यानी कि abc का 4th प्रोपोर्शन, और c को हम बोलते हैं 3rd प्रोपोर्शन टू a एंड b, a और b का 3rd प्रोपोर्शन। और अंडर रूट ये होगा ये ए बी, अंडर रूट जो ए बी होगा वो हो जाएगा, मेन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कहता है फाइंड द 3rd प्रोपोर्शन टू 4 and 8। 4 and 8 का 3rd प्रोपोर्शन क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 4 है तो दूसरा 8 है और ये 8 है तो ये x। अब इसने क्या कहा था हमें? 3rd प्रोपोर्शन, पर इसमें नंबर तो 2 ही हैं, पर आप प्रोपोर्शन में तो ऐसे लिखते हो, तो ये वाला क्या होगा? 3rd प्रोपोर्शन होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? 4/8 इज इक्वल टू 8/x, क्योंकि 3rd नंबर तो टोटल 4 होंगे ना, मगर यहाँ पर नंबर कितने दिए हुए हैं? 4 and 8 ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है ये कॉमन है, यानी कि ये a है, ये b है, ये c है और ये
डी है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू कितना आएगा 16। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस। अब देखो इसमें दिया है अलग से नंबर, तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें ये दिया है कि ये 3 है A, तो B जो है वो 6 है और C जो है 9 है, तो ये हमें D निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, क्योंकि फोर्थ हमने पढ़ा है कि A B C के लिए जो D है वो फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/6 इज इक्वल टू 9/x, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 6 जा, या इसको कट नहीं करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कट करेंगे, इससे अच्छा है 3 2 जा 6 और x आ गया 18। इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड x इज 36, जो थर्ड प्रोपोर्शन है 9 और x का वो 36 है, तो इसका मतलब ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, ये तो a हो गया, ये हो गया b, कह रहा थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है वो नंबर फोर्थ वाला होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। तो ये यहाँ पर 36 है, तो x जो है वो कॉमन है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर, ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ के हिसाब से कितना आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 36, तो x निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 3, इसका निकाल लेते हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसका असली यूज़ जो आता है क्वेश्चन करने में, ये कहता है दो टाइप के प्रोपोर्शन हमारे पास हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट या इनवर्स बोलते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेज सो डज द अदर। मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स यूज़ करोगे घर में इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़्यादा बिल आएगा, ज़्यादा केजी फ्रूट्स खरीदोगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करोगे पढ़ाई में ज़्यादा नंबर आने के चांस हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यानी कि ए को बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ेगा। जैसे एक बस में ज़्यादा लोग बैठे हैं, ज़्यादा ट्रैवलर्स बैठे हैं तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, एक पिक्चर को ज़्यादा लोग देखने जाएंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, यानी कि एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरी बढ़ जाएगी अपने आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसा इफेक्ट पहले पे डालोगे सेम इफेक्ट दूसरे फैक्टर पर, उससे रिलेटेड फैक्टर पर आ जाएगा। जैसे इसमें दिखाया हुआ है ए को इंक्रीज करोगे बी इंक्रीज होगा, तो जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या है, वैल्यू इंक्रीजेस टुगेदर, एज वन वैल्यू डबल द अदर्स डबल, द रेशियो रिमेन्स द कांस्टेंट। यानी कि आप ऐसा समझो कि मैं 2 यूनिट घर में बिजली यूज कर रहा था तो 10 रुपये बिल आ रहा था। ठीक, तो रेशियो क्या था इनमें, बिजली खर्च करने में और बिल में, 1:5 का। अब मैंने किया, यानी कि 1 यूनिट 5 रुपये की है, इसका मतलब 2 यूनिट में 10 रुपये तो 1 यूनिट 5 रुपये की है। मैंने 5 यूनिट खर्च करी तो मेरा बिल आना चाहिए 25, तो 5 1 5 5 25। तो ये जो रेशियो है ये तो कांस्टेंट ही रहा ना, रेशियो जो है कांस्टेंट ही रहा। तो ये एग्जांपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस के अलग से, उसमें आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, आ सीसो इफेक्ट। एक चीज सीसो में क्या होता है, वो झूला होता है ना ऐसे करके, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स वन वैल्यू इंक्रीजेज एज द अदर डिक्रीजेज। एक बढ़ाओगे तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी। जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा वर्कर्स होंगे काम करने में समय कम लगेगा। ठीक है, तो यह है, मगर इसमें खासियत क्या है, देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही कि 50 किलोमीटर पर आवर से मैंने क्या किया, 200 किलोमीटर जाना था, या मैं कहता हूँ कि 50 किलोमीटर पर आवर से मैं 2 आवर्स तक ट्रैवल किया, तो कितना ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर।
अब मैंने क्या किया, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर दी और यहाँ पर मैंने 1 आवर किया, यानी कि इसको डबल किया और इसको हाफ कर दिया, तो तब भी मैंने 100 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, क्योंकि स्पीड और जो टाइम है वो एक दूसरे के उल्टे हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ये जो सपोज ये वाली चीज़ दी हुई है, ये आपकी स्पीड है और ये टाइम है और ये है डिस्टेंस। तो स्पीड आप बढ़ाओगे तो टाइम आपका कम लगेगा, मगर डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या है कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई मतलब इसमें वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके क्वेश्चंस मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं हर टाइप का क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस जो होते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाए, तो वो वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।